रश्मि जैसे ही फोन बंद करके मुड़ी तो एकदम से सामने पति राकेश को देखकर डर गई और फिर चिल्लाकर बोली, हे भगवान, पता ही है तुम्हें कि मैं डर जाती हूँ। आते हो तो कोई खटका ही कर दिया करो ताकि मेरे दिमाग को पता हो कि तुम आसपास हो। और वैसे एक बात बताओ, तुम तो सैर करने गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? पत्नी की एक साथ बकबक सुनकर राकेश जी को ताव आ गया। वो बोले, शौक नहीं है मुझे भी तुम्हारा लेक्चर सुनने का। फ़ोन भूल गया था, वही लेने आया हूँ और निकल ही रहा था कि तुम्हारी बातों ने मेरे कदमों को रोक लिया। देखो रश्मि, तुम जो अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तुम बड़ी बेटी काजल के पीछे पड़ी रहती थी। अपने पति से काम करवाया कर, बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल, उसे ज़रूरत नहीं अपनी सारी सैलरी देने की, वगैरह वगैरह उससे बातें करती थी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका रिश्ता टूटते टूटते बचा है और उसका घर भी। दामाद जी ने तो यहाँ तक सुना दिया कि अपनी बेटी भी रखो और उसकी सैलरी भी। ये तो शुक्र है मेरी बहन का, जिसने बीच बचाव करके सारा मामला ठीक किया, वरना तुमने तो अपनी बेटी का दिमाग खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान का लाख शुक्र कि अब वो विदेश में अपने परिवार के साथ सेटल हो गई है और तुम अब छोटी के पीछे पड़ गई कि सास को देवरानी के पास भेज, उसकी भी जिम्मेदारी है। राकेश जी ना चाहते हुए भी ऊंचे लहजे में बोलते गए। हाँ, तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ? हमारी बेटा श्वेता ही सारी जिम्मेदारी क्यों ले? वो ही क्यों संभाले अपनी सास को? है ना उसकी देवरानी, जाकर रहे उसके पास भी उसकी सास। रश्मि तंकर बोली। राकेश जी बोले, तुम्हारी बेटी क्या उसे गोद में लेकर बैठी है क्या? क्यों? कैसी बातें करती हो रश्मि, थोड़ी तो शर्म करो। सब जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जानती हो ना, सुनंदा जी का छोटे बेटे अंकित के घर में मन नहीं लगता। सारा दिन पति पत्नी घर से बाहर रहते हैं। यह मत भूलो, रामगढ़ से दिल्ली लाने का फैसला तुम्हारे दामाद समर्थ का ही तो था। पति के गुजरते ही सुनंदा जी का घर बेचवा दिया बेटे ने। अब माँ कहाँ जाएगी? इन्हीं के साथ रहेगी ना? राकेश जी अब थोड़े ताव में आ गए। हाँ, तो जब हिस्सा बराबर का लिया है तो माँ की जिम्मेदारी भी उठाए ना। रश्मि अब पति से पूरे बहस करने के मूड में आ गई। पता नहीं श्वेता क्यों तुम्हें यह सब कुछ बताती है। देखो रश्मि, यह उनका पारिवारिक मामला है। तुम बेटी के दिमाग में गलत बातें मत भरा करो। माँ है वो, उसकी इज्जत करना सिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो भगवान के लिए चुप रहो। घर तोड़ने में सास का रिश्ता तो यूं ही बदनाम नहीं है। तुम जैसी माएँ भी कम जिम्मेदार नहीं होती। दूर रहो इन सब से। राकेश जी ने दोनों हाथ जोड़कर गुस्से में पत्नी की ओर देखकर कहा। पति की ओर जब रश्मि ने गुस्से से देखा तो राकेश जी यह कहकर, मैं भी किसे सिखा रहा हूँ, सिर को हिलाते हुए अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गए। श्वेता राकेश और रश्मि की दूसरी संतान थी, जिसकी 10 साल पहले दिल्ली में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर समर्थ के साथ शादी हुई थी। समर्थ के माता पिता राजस्थान के रामगढ़ शहर में रहते थे। समर्थ अपनी पत्नी, 7 साल की बेटी और 5 साल का बेटे के साथ दिल्ली के एक किराए के मकान में रहता था। कभी कभार माता पिता से मिलने रामगढ़ चले जाते। सब सही चल रहा था। श्वेता पढ़ी लिखी थी लेकिन घर पर ही थी। घर की देखरेख और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए श्वेता ने नौकरी ना करने का फैसला लिया। एक कमाई से थोड़ा हाथ खींचकर चलना पड़ता था, लेकिन फिर भी सब ठीक ठाक चल रहा था। समर्थ के छोटे भाई अंकित का विवाह 4 साल पहले हुआ था। दोनों पति पत्नी अलग अलग अस्पताल में बतौर नर्स काम करते थे। दिल्ली में रहना उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं था, इसलिए दिल्ली से बाहर अपने लिए नौकरी तलाश रहे थे। एक कमरे के छोटे से फ्लैट में अपनी बसर कर रहे थे। दोनों भाइयों की जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी कि अचानक से 2 साल पहले पिता के दिल के दौरे से मृत्यु ने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। समर्थ परिवार का बड़ा बेटा था। शुरू में अपनी माँ सुनंदा को हर महीने देखने जाता रहा, लेकिन वापस आने के बाद वो कई दिनों तक अपनी माँ की चिंता में ही खोया रहता। भले ही उसके चाचा का परिवार भी उसी शहर में था, लेकिन घर में तो उसकी माँ अकेली ही थी। गुजर बसर के लिए पापा की पेंशन थी और छोटा सा अपना खुद का घर था। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी घबरा जाती थी। हर बात के लिए समर्थ को फ़ोन करती। छोटा बेटा अंकित और उसकी पत्नी नम्रता ज़्यादातर अपनी नौकरी की वजह से माँ की जिम्मेदारी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। पापा के अचानक चले जाने से माँ काफ़ी टूट सी गई थी और स्वस्थ रहने भी लगी थी, लेकिन जैसे भी दोनों बेटों को जरा तकलीफ नहीं दे रही थी, खुद को संभाल रही थी।
समर्थ जब भी माँ से मिलने जाता तो उसे माँ को अकेला छोड़कर आने को मन नहीं होता। उसने चाचा से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर अपने साथ रख सको तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस घर को बेचकर कुछ तो दिल्ली में घर खरीद ही लोगे। समर्थ ने इस विषय में श्वेता से भी बात की तो घर में बहुत सारे पैसे आएंगे, इस लालच में बिना किसी और बात पर विचार किए झट से श्वेता मान गई। अंकित भी समर्थ से सहमत हो गया। बैठे बिठाए पैसे मिले किसे बुरे लगते हैं। सुनंदा ने देखा कि बेटे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो उसने भी घर बेचने की सहमति दे दी। जल्द ही लेनदार भी मिल गया और घर भी बिक गया। माँ ने कुछ सामान बेच दिया और कुछ 2-3 बक्सों में भरकर देवर के स्टोरेज में रखवा दिया और माँ दिल्ली बड़े बेटे के पास आ गई। शुरू में श्वेता सासू माँ के साथ ठीक रही, लेकिन जल्द ही वो हर बात से खींचने लगी। माँ के आने से खर्चा काम बढ़ गिरने लगा। बेटी तन्वी के कमरे में ही दादी का पलंग लग गया और साथ में एक छोटा सा टीवी भी। दादी पोती खूब मज़े से अपना वक्त बिताने लगी। सुनंदा तन्वी को खूब कहानियाँ सुनाती और जब दिल करता टीवी पर अपनी पसंदीदा प्रोग्राम देखती। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था। समर्थ के घर के पीछे ही मंदिर था। शाम को वहाँ के कीर्तन में वह जाने लगी। जल्द ही उसकी बहुत सारी सहेलियाँ भी बन गई। सासू माँ आकर एकदम से निश्चितता के घोड़े पर सवार हो गई। यह बात श्वेता को जलन के कुएं की ओर ढकेलने लगी। वो सुनंदा को बात बात पर टोकने लगी। कभी टीवी नहीं चलाओ, बेटी ने पढ़ना है, कभी काम न करने की शिकायत तो कभी रसोई में राशन की बर्बादी की शिकायत। कभी बाहर घूमने जाने पर माँ का साथ चलना उसे नहीं मंजूर होता। कभी पति का माँ का ख्याल रखना उसे कांटे की तरह चुभता। श्वेता अपनी तंगदिल की सोचों में उलझती गई। ऐसे में माँ रश्मि ने भी आग में घी लगाने का काम किया कि तू अकेली क्यों जिम्मेदारी उठाए, अंकित की पत्नी नम्रता क्यों आज़ाद रहे। बात तो माँ ठीक कह रही है, जब हिस्से में बराबरी चाहिए तो माँ भी बारी बारी से रहे। अब पति पत्नी में हर रोज तनाकसी होने लगी। समर्थ माँ को पास रखना चाहता था, छोटे भाई के पास मुनासिब जगह नहीं थी। माँ कहाँ रहेगी, एक ही तो कमरा है उनके पास। लेकिन श्वेता भी अड़ गई। इसे अंकित के पास भेजो। माँ के साथ घंटों फ़ोन पर बातें करती, सिवाय सुनंदा की बुराई के और कोई दूसरी बात नहीं थी श्वेता के पास। सुनंदा इस बात को बड़े अच्छे से महसूस करने लगी कि इन दोनों की गृहस्थी उसकी वजह से खराब होने लगी है। बेटा तनाव में रहने लगा। घर की शांति खुशी सब खत्म होती नजर आ रही थी। आखिर उसने छोटे बेटे के पास जाने का मन बना लिया। सुनंदा अंकित और नम्रता के पास श्वेता की खुशी के लिए आ गई। बाहर ड्राइंग रूम में ही पलंग पर वह सोती। पति पत्नी में जो भी रात की शिफ्ट करके आता वो अंदर अपने बेडरूम में सोया रहता। माँ बाहर ना किसी से फ़ोन पे बात कर पाती और ना ही टीवी देख सकती। ना वहाँ पास कोई मंदिर, ना कोई सखी सहेली। उस पर बच्चे सुनंदा 3 महीने में उब गई। छोटी बहू अपने में ही मस्त रहती। छुट्टी वाले दिन खरीदारी करने अकेले निकल जाती और देर रात लौटती। समर्थ जब भी माँ से बात करता तो वह उसे सब ठीक है कहकर आश्वस्त कर देती। लेकिन एक दिन सुनंदा रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे यहाँ से ले चल, जैसे श्वेता चाहेगी मैं वैसे ही रह लूँगी, लेकिन बस अब और यहाँ नहीं रह सकती। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर समर्थ उसी समय जाकर माँ को ले आया। माँ खुश थी। बच्चे, मंदिर, सहेलियाँ, कीर्तन, टीवी सब माँ को फिर से मिल गया। लेकिन श्वेता वैसी की वैसी ही रही। हर रोज़ की चिकचिक उसका स्वभाव बन गया। जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पर चल रही थी कि अचानक से फिर से एक नया मोड़ आया। रामगढ़ से चाचा की अचानक मृत्यु की खबर आ गई। समर्थ और माँ उसी रात की गाड़ी से रामगढ़ के लिए रवाना हो गए ताकि अगले दिन संस्कार में शामिल हो सके। रामगढ़ में 1 हफ्ते गमगीन माहौल में रहने के बाद समर्थ ने माँ को वापस चलने के लिए कहा तो माँ ने कहा कि वो शिल्पा चाची के साथ कुछ दिन और रहेंगी। दोनों देवरानी जेठानी में अच्छी बनती थी, एक दूसरे से खुलकर अपने मन की बात कर लेती थी। माँ को लगा कि शिल्पा को अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए अभी वो यहीं रहेंगी। 2 हफ्ते के बाद आकर उसे ले जाना। अंत्येष्टि से संबंधित सभी विधि विधान के समापन और मेहमानों के चले जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अकेले में बैठकर अपने सुख दुख साझा करने लगीं। अपनी बातें खत्म करने के बाद शिल्पा सुनंदा से उसका हालचाल पूछने लगी, और भाभी दिल्ली में सब कैसा है? मन लग गया आपका? श्वेता आपका ख्याल तो रखती है ना? एक साथ शिल्पा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक लंबी सांस लेकर सुनंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, दिल तो छोटी अपने घर में ही लगता है, दूसरों के घर में तो दिल लगाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है हर घड़ी हर पल कि अब यही तेरा घर है।
शिल्पा सुनंदा के हाथ पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, ऐसा क्या हो गया भाभी? ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। क्या हुआ भाभी? भगवान के लिए मुझसे कुछ मत छुपाना। सुनंदा ने कहा, जानती हो छोटी, हम हमेशा भगवान से यह दुआ मांगते हैं कि बस कुछ और दे या ना दे, मोहताजी ना देना। अधीनता की चुपड़ी हुई रोटी से अच्छी अपना रूखा सूखा है। कम से कम उसमें सुकून है, शांति है। हर रोज आसपास किस्से कहानियों में सुनते हैं कि इंसान को अपने जीते जी अपना प्रभुत्व निजता तब तक दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए जब तक अपनी हिम्मत और विश्वास जवाब ना दे जाए। जानती हो शिल्पा, हम औरतें भावनाओं में बहकर फैसले लेने में बहुत जल्दबाजी कर जाती हैं, खासकर जब बात ममता बच्चों की है। पति जीते जी तो ख्याल रखते ही हैं, मरने के बाद भी सारा इंतजाम करके जाते हैं। समर्थ के पापा मेरी रोटी, कपड़ा, छत सबका इंतजाम करके गए और मुझे देखो, एक पल में सब गंवा बैठी। सोचा बेटे खुद आगे आकर जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो मैं किस बात की रोक लगाऊं। शिल्पा, लेकिन भाभी, माँ बेटे के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? पति के जाने के बाद वही तो उसके सहारा है। सुनंदा ने कहा, हाँ सहारा तो है, लेकिन माँ भी तो इंसान है, उसका भी तो आत्मसम्मान है, उसका भी एक वजूद है, उसे भी दर्द होता है और जब बेवजह की बातें सुननी पड़ती हैं। शिल्पा, क्या भाभी, समर्थ भी? नहीं नहीं, सुनंदा आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, समर्थ तो बहुत ख्याल रखता है मेरा। ना जाने क्यों शिल्पा ही अपनी गृहस्थी में मुझे अपना नहीं पाई। मेरी हर बात पर उसे आपत्ति है। कभी टीवी देखना, कभी रसोई में जाकर कुछ बनाना, कभी देर शाम तक महिलाओं के साथ बैठकर बातें करना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे रहूँ वहाँ। बहू को तो कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। चुप रहकर देख लिया, जवाब देकर भी देख लिया। वो कहीं ना कहीं से हर रोज मेरे हर काम में दोष ढूंढ ही लेती है। पति पत्नी का बात बात पर झगड़ा, बच्चों को डरा डरा सा रहना, कैसे देखूं यह सब। अपनी माँ से हर रोज घंटों बात करती है, जिसमें अधिकतर मैं ही विलेन होती हूँ। पहले तो धीमे सुर में बात करती थी, लेकिन अब तो मेरे सामान की भी तनिक परवाह नहीं है उसे। मेरा अब दम घुटता है वहाँ। छोटी बहू तो पहले से ही हमसे घुली मिली नहीं। उसके घर भी जीवन सूना और यहाँ परेशान एक घुटन में निकले मेरे ये 2 साल। सच बताऊं शिल्पा, मेरे वापस जाने का अब बिल्कुल मन नहीं करता। सोच रही हूँ कि यहीं एक कमरा किराए पर ले लूँ। मेरा काफ़ी सामान तो तुम्हारे स्टोरेज में पड़ा है। इस शहर का हर चीज़ मेरी जानी पहचानी है, यहाँ तक कि जिस बैंक में पेंशन आती है मुझे तो वहाँ भी सब पता है। मुझे एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और फिर तुम लोग भी तो यहाँ पर हो। शिल्पा ने कहा, लेकिन भाभी, समर्थ क्या सोचेगा? सुनंदा, वो मैं नहीं जानती, उसे समझना होगा। क्या तुम्हारी नज़र में है कोई ऐसी जगह जहाँ मैं रह सकूं? शिल्पा ने कहा, हाँ, 4 घर छोड़कर शर्मा जी का घर है। सुना है वो 1 साल के लिए बाहर गए हैं। घर पर उनकी पत्नी अकेली रहती हैं और वो किसी महिला किराएदार की ही तलाश में है। सुनंदा ने कहा, अच्छा तो फिर ले चल मुझे वहाँ। शिल्पा भाभी का प्यार से हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी यहीं रह जाओ, अब तो मैं भी अकेली हो गई हूँ। सुनंदा उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोली, तेरा दिल बहुत बड़ा है और उसमें मेरे लिए प्यार भी बहुत है, और मैं उस प्यार को खोना नहीं चाहती। यह भी बहू बेटों वाला घर है, मुझे फिर से कोई कहानी नहीं चाहिए। तू मुझे बस वहाँ ले जा। शिल्पा, ठीक है दीदी, कल चलते हैं। बहुत बड़ा फैसला है, रात भर अच्छे से सोच लो। अगले दिन दोनों जाकर किराए के कमरे का फैसला कर आई। मकान मालकिन अलका जी सुनंदा की ही हम उम्र थी, उसे एक साथ मिल गया। उसने सुनंदा को हर सुविधा देने का आश्वासन दिया। उसी दिन सुनंदा ने वहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया। 2 हफ्ते के बाद समर्थ जब माँ को लेने आया, वो चाची के यहाँ चाय पीते पीते माँ को ही ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद चाची ने कहा, चल तुझे तेरी माँ के पास ले चलती हूँ। वो सुनकर हैरान हुआ कि माँ कहाँ चली गई। समर्थ ने जैसे ही माँ का नया ठिकाना जाना तो उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। माँ ने बिना बताए बात किए इतना बड़ा फैसला ले लिया। वो हैरान था, साथ में थोड़ा शर्मिंदा भी। उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। बेटे को असमंजस की हालत में देखकर सुनंदा उसे गले लगाते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ रहकर देखने दे, शायद इस फैसले में ही कोई अच्छाई छुपी हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तेरा घर, बच्चा का बचपन और तू पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। तेरे बच्चे माता पिता के झगड़े देखकर नहीं, प्यार देखकर बड़े हों। उन्हें अच्छे संस्कार और एक सुंदर स्वस्थ जीवन मिले, बस यही चाहती हूँ मैं। तू मेरी चिंता नहीं कर, बेफिक्र होकर जा। कुछ परेशानी होगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। समर्थ अपनी सारी कोशिशों में नाकाम होने के बाद अकेला वापस दिल्ली आ गया। घर में समर्थ को अकेला देखकर श्वेता बिना पल
एक पल रुके, झट से बोली, माँ कहाँ है? समर्थ ने उसकी तरफ देखा और बिना बात किए फ्रेश होने चला गया। श्वेता ने 10 मिनट में घंटों जैसी बेचैनी महसूस की। पति के बाहर आते ही फिर से वही सवाल, माँ अब नहीं आएगी हमारे घर? उसने वही किराए का घर ले लिया। समर्थ के यह शब्द सुनकर शिल्पा को लगा जैसे किसी ने कान में गर्म शीशा डाल दिया हो। पैर उसके जमीन पर गिर गए। लगा उसे जैसे किसी ने उसके अहंकार तेवर को चोट पहुंचाया हो और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे दिया हो। उसे चक्कर सा आने लगा। साथ परी मेज का सहारा लेकर कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन फिर थोड़ी संभल कर बोली, लेकिन क्यों क्यों माँ नहीं आएगी? समर्थ ने उसकी ओर देखकर कहा, यह तुम मुझसे पूछ रही हो जिसने यह सारी स्थिति पैदा की है? श्वेता का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। खबर के हिसाब से उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुद हैरान थी अपनी हालत पे। इस खबर ने उसके मन को एक जोर का झटका दिया। जिंदगी फिर से वैसी ही होगी जैसी माँ के आने से पहले थी। हम तो हमारे दो, और कोई नहीं। खाना पीना घूमना सब हो रहा था। समर्थ घर आता, बच्चों के साथ समय बिताता, जब श्वेता जैसा कहती वैसा करता, लेकिन उसे एक भी ऊंची आवाज में बात करने का मौका नहीं देता। समर्थ एकदम से बदल गया, शांत, चुपचाप और उदास सा रहने लगा। श्वेता पति की उदासी को साफ महसूस कर रही थी। सबके घर से जाने के बाद वो बहुत देर अकेली बैठी विचारती रहती, माँ के साथ ऐसा मैंने क्यों किया? माँ ने तो हमेशा मुझसे प्यार से ही बात की, कभी उसके घर पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की, कभी वो पति पत्नी के बीच नहीं आई। वो आकर घंटों माँ के पलंग पर बैठा रहता। अब घर में हर रोज आरती नहीं होती थी। अब तन्वी को कोई कहानी नहीं सुनाता था। नीचे पार्क में बैठी आंटियों में अब माँ नहीं नजर आती थी। वो अकेले में हर चीज में माँ को ढूंढती। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो माँ की इतनी आदी हो चुकी है। उसे धीरे धीरे घर माँ के बिना सूना भी लगने लगा। अपने अंदर मचे इस बवाल को वो खुद अपना नहीं पा रही थी, इसलिए पति से क्या बात करती। अब अपनी माँ से भी कम ही बात करती थी और सास की बुराई करने की सब दीवारें ढह चुकी थी। मन के सुविचारों ने मिलकर उसके दिल को एक प्रेम और सम्मान की राह दिखाई। घर में बड़े बूढ़ों की अहमियत का अर्थ समझाया, आंखों को नम करना सिखलाया, वाणी को मिठास का एहसास करवाया। 6 महीने हो चुके थे माँ को अकेले रहते हुए। तभी एक दिन समर्थ को रामगढ़ से अपने एक दोस्त की शादी का निमंत्रण आया। उसने श्वेता को बताया कि वो 2-4 दिनों के लिए जा रहा है, कुछ समय माँ के साथ बिताएगा। तभी श्वेता ने पूछा, क्या निमंत्रण आपके अकेले के लिए है? हम सबका नहीं बुलाया है आपके दोस्त ने? अरे नहीं, उसने तो सपरिवार बुलाया है, यहाँ तक कि माँ को भी बुलाया है। मुझे लगा कि शायद तुम। अच्छा तो ठीक है, फिर सब चलते हैं और अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं और माँ को भी सरप्राइज देते हैं। समर्थ की आवाज़ में अचानक से खुशी का जोश आ गया। रात ढलने से पहले सब माँ के आवास पर पहुँच गए। सबको सामने खड़े देख सुनंदा अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। बच्चे दादी से मिलकर बहुत खुश हुए। समर्थ ने रास्ते से ही खाना पैक करवा लिया था। सबने मिलकर खाना खाया। श्वेता माँ के कमरे को बड़े गौर से देख रही थी, जिसमें घर जैसी कोई बात नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ। कमरे में गिनती की 4 चीज़ें थीं। सहूलियत आराम की कोई वस्तु नहीं थी। उसको वो कमरा अपनी बेवकूफ़ियों की सजा के रूप में नजर आया। माँ ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। उस रात वो सब चाचा के यहाँ रुके। अगले दिन ब्याह समारोह में चले गए। श्वेता पूरा समय माँ के बारे में ही सोचती रही। घर वापस जाने से पहले सब माँ से मिलने फिर आए। माँ मनु के लिए मोटर कार और तन्वी के लिए सांप सीढ़ी की गेम लाई। उसने तन्वी को दी तो तन्वी बोली, मैं खेलूंगी किसके साथ दादी? इससे पहले और कोई कुछ बोलता, श्वेता झट से बोली, दादी के साथ। और किसके साथ? सब हैरानी से श्वेता की ओर देखने लगे। श्वेता आकर माँ के पास बैठ गई। वो थोड़ी भावुक थी, गला उसका रूंधा हुआ था। माँ के हाथ को पकड़कर कहने लगी, मैं यहाँ शादी अटेंड करने नहीं, आपको लेने आई हूँ माँ जी। मुझे बहुत पहले ही यह काम कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाई। खुद से ही जूझती रही, सोचती थी आपके चले जाने से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि मैं और समर्थ ज़्यादा उदास रहने लगे। अब श्वेता की आंखों से आंसू भी झरने लगे। हर रोज़ मैंने अपने मन को समझाया और हर रोज़ मेरे मन ने मुझे धिक्कारा। मुझे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। मेरे अंतरीम से बस यही आवाज़ आई कि माँ बस अब वापस आ जाए, मैं आपको साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। माँ और समर्थ बहुत हैरानी से श्वेता की ओर देख रहे थे। इससे पहले वो कुछ कह पाते, आंगन में बैठी अलका जी ने ना चाहते हुए भी इस वार्तालाप का हिस्सा बन चुकी थी और वहाँ आ गई और सुनंदा के पास बैठकर कहने लगी, आपकी बहू सही कह रही है, आपको वापस अपनी बेटी बहू के पास चले जाना चाहिए।
बेटे तो अपने हैं ही, लेकिन जब बहू दिल से ससुराल के रिश्ते अपनाती है तो यह पूरे घर के लिए बहुत शुभ संकेत है। आज आपकी बहू के दिल पर जो मंदिर के द्वार खुले हैं उसके साथ साथ आप भी इसमें प्रवेश कर जाइए। बाकी घर की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देवरानी के यहाँ सामान पहुँचवा दूँगी। वैसे 1 महीने तक यह घर आपका है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले महीने आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बेटा, माँ का सामान बनवाने में मदद करो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुनंदा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बहू की ममता और प्यार ने आंखें सजल कर दी थी उसकी। दोनों पति पत्नी जल्दी से पैकिंग करने लगे। बीच बीच में समर्थ पत्नी की तरफ प्यार से देखने लगा। श्वेता में अपनी एक संपूर्ण अर्धांगिनी नजर आ रही थी, जो बिगाड़ना ही नहीं संवारना भी जानती थी, जो टूटे मायूस दिलों को घर को जोड़ना जानती थी, जो फिर से उसे आत्मग्लानि की पीड़ा से बचाना जानती थी। आज उसे श्वेता का पति होने का गर्व हो रहा था। जिस अर्धांगिनी की सदा से उसके मन में तस्वीर थी, आज उसमें उसे श्वेता नजर आ रही थी। जिंदगी ने फिर से खुशी के द्वार खोल दिए थे और सुनंदा भी अपने बेटे बहू के साथ जाने के लिए राजी हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।